संसद के भीतर का माहौल चुनाव के परिणामों पर निर्भर करता है। अगर सत्ता में बैठे लोग बहुत ताकतवर हों, तो विपक्ष की आवाजें नकार खाने में तूती की तरह कहीं गुम हो जाया करती। विपक्ष अगर मजबूत है, तो वो सत्ता पक्ष के सामने दिलेरी से अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराता है और संसद के भीतर का माहौल भी बदल देता है। पिछले 10 साल इस देश ने केवल सत्ता पक्ष की आवाजें सुनी हैं, चाहे संसद के भीतर से, चाहे संसद के बाहर मीडिया या और तमाम आवाज सुनने वाले जरियों के आधार से। लेकिन वक्त बदल गया और 2024 के बाद का चुनाव परिणाम इतना बदल गया कि संसद के भीतर से भी विपक्ष की आवाजें सुनाई देने लगी हैं, और जिस पर मजबूरी में ही सही संसद के बाहर भी चर्चा करनी पड़ रही है। और यह बात व्यवस्थित तौर पर पहले सदन यानी बजट सत्र और मानसून सत्र को क्लब करके जो चल रहा है उसमें सुनाई दी। चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, चाहे वो दरोगा प्रसाद सरोज हो, चाहे वो विपक्ष की महाराष्ट्र की कोई सांसद जय भीम बोले, कोई आदिवासी खड़ा होकर वनवासी पर सवाल कहते हुए चीख करके दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज सुनाई देने लगी। और यह संसद में पहली बार हुआ पिछले लंबे समय के बाद। तो आज के वीडियो में थोड़ी पड़ताल करेंगे कि संसद के भीतर का जो माहौल है वो कैसे संसद के बाहर असर कर रहा है। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो असल में मानसून सत्र और बजट सत्र, क्योंकि मई में परिणाम आया, उसके पहले अंतरिम बजट पेश हुआ था मार्च फरवरी के महीने में, और अब जो व्यवस्थित बजट है वो पेश हुआ और मानसून सत्र के साथ उसे क्लब कर दिया गया और अब उसका सत्र शुरू हो चुका है। और शुरू हो चुका है सत्ता और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि इस बार जनता ने कमाल का मैंडेट दिया है। बीजेपी को अकेले कम सीटें दी और पूरा बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए को, यानी मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे तमाम जुमलों को धराशायी करके एनडीए की सरकार बनवा दी। तो अगर जनता के मैंडेट की बात करें तो जनता ने सत्ता में एनडीए को बिठा दिया और एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन उसी जनता ने बड़ी ताकत देकर के विपक्ष को इतना मजबूत कर दिया कि अब उसकी आवाज सत्ता पक्ष के सामने बोलती ही नहीं, गूंजती हुई सुनाई दे रही है। आपने कभी सोचा है संसद के भीतर का माहौल, जिसमें विपक्ष के लोग सांसदों को बोलने नहीं देते थे, कोई एक सवाल पूछ दे, कोई एक बात कह दे और उस बात का असर यह होता था कि आपकी बात सुनाई नहीं देगी। गया वो दौर जब कोई एक सांसद भी हुआ करता था और सत्ता अपने पूर्ण बहुमत पे होकर के भी एक न्यूनतम नैतिकता के साथ उन विपक्षी दलों के लोगों को सुना करते थे। वक्त बदल गया और 2014 के बाद सदन में केवल अहंकार वाला आत्मविश्वास देखा है। तानाशाही के रुख तक जाकर के वो हूट करता था। आपको याद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हो कर रहे थे, जेपी नड्डा। वीडियो नहीं देखी है ना, देखिएगा। तो जब सबसे बड़ी पार्टी दुनिया का होने का दावा करने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में हाई स्कूल इंटर के बच्चों की तरह हूटिंग करने को मजबूर हो जाएं, तो ये सिंबल है कि विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष का व्यवहार कैसे होता था। वो बोलने नहीं देते थे, वो हल्ला मचाते थे। फिर उन हल्ला के शोर में जो जरूरी सवाल विपक्ष पूछता था, जनता के सवाल, वो सवाल कहीं गायब हो जाते थे। और एक तो सांसद कम थे तो मौके कम मिलते थे। वक्त बदल गया और जैसे उधर से हुटिंग हुई, धर्मेंद्र यादव की तरह समाजवादी पार्टी का कोई सांसद खड़ा हुआ
और डांट के बैठा दिया है, बैठ जाओ, अब तुम्हारी बात सुनने के लिए डरने वाले सब विपक्ष के नेता नहीं है। और जितने भी नेता सपा के हैं वो पीछे ताकत बन करके अपने सांसद के साथ खड़े हुए। और धर्मेंद्र यादव ने पूरे तेवर के साथ एक तरफ अग्निवीर का मुद्दा उठाया, पूरे पेंशन का मुद्दा उठाया, शिक्षा पर बजट कटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, किसानों की एमएसपी का गारंटी खत्म की गई, बजट कम कर दिया गया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, पैरामिलिट्री को भी पुरानी पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पेपर लीक का सवाल हो, जातिवार जनगणना का सवाल हो, दलितों पिछड़ों पर होने वाले अत्याचार का बुलंद आवाज में जिसके लिए धर्मेंद्र यादव जाने जाते हैं, उस तेवर के साथ जब बोलना शुरू किया तो सामने से अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद चुने गए सतीश गौतम बीच बीच में उन्हें टोक रहे थे। और उसके बाद पूरे तेवर के साथ धर्मेंद्र यादव सपा के जो सांसद हैं उन्होंने कहा है, बेईमानी करके बोले हो, चुनाव में जीते हो, तुम्हें तो बोलने का मौका भी नहीं आएगा, और आएगा तब बोलना। और उसके बाद फिर नहीं माने तो तेवर के साथ का बेईमान हो तो बेईमान को बेईमान ही कहा जाएगा। ये संसद के भीतर का तेवर बदला हुआ है। और वहीं अभिषेक बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, वो जब बजट पर बोलने के समय, बजट पर बोलते हुए जब नोटबंदी के मामले को एड्रेस करते हुए सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे थे, कड़ी आलोचना, और उस कड़ी आलोचना करने के समय संसद के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, जिनकी पिछले लगभग 5 साल की आदत थोड़ी बिगड़ सी गई थी, अरे माननीय सदस्य बैठ जाओ, अरे कोई बोलेगा नहीं, इस वाले तेवर से, और विपक्ष को ज्यादा डांट फटकार देते थे। और जब तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी को कहा कि 2016 की बात क्यों करते हो, आज की बात करो, तो तुरंत पलट करके टीएमसी के सांसदों के बीच से कल्याण बनर्जी बोल पड़े कि वो जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा और हम 2016 का बात नहीं करेगा। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने उसका करारा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि साहब 60 साल पुराने नेताओं का नाम लेकर वो बोलते रहे तो आप चुप रहे, 50 साल पुरानी इमरजेंसी पर वो भाषण देते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, उन पर कुछ नहीं बोलते, और हम 2016 की नोटबंदी पर बात करेंगे तो आप हमें। ये करारा जवाब संयम के साथ, मर्यादा के साथ, सभापति के सम्मान के साथ विपक्ष के तेवर के बदले हुए रुख का परिचय कराता है। और तुरंत तुरंत टीएमसी के सांसदों की तरफ से हुआ कि साहब अब तो सुनना पड़ेगा, और अभिषेक बनर्जी की क्लिप वायरल हो गई और लोकसभा अध्यक्ष का चेहरा देखते बन रहा था, क्योंकि उन्हें भी इस बात की अब आदत तो रही नहीं। उनकी आदत तो ये रही है कि 50 सांसद को निलंबित कर दो, 100 को कर दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, और प्रधानमंत्री जी की तरफ ऐसा मुस्कुरा कर देखो कि वो अहमद फराज की गजल याद आ जाए कि गुलों में रंग भरे वादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष जैसे ही सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गुलशन में, फूलों के बगीचे में फिर से नई कलियां खिल गई, बागों में बहार आ गई। और जैसे विपक्ष की तरफ देखते थे, नौ माननीय सदस्य बैठिए, उनको उन्हीं की शैली में जवाब विपक्ष की तरफ से मिला। फिर एक वक्त आया जब समाजवादी पार्टी के दलित सांसद, हालांकि ये टर्म ठीक नहीं है, सांसद सांसद होता है, लेकिन इस देश में बताना पड़ता है कि तेवर उन लोगों के पास भी कैसा आया है जिनको सदियों से बोलने से रोका गया। दरोगा प्रसाद सरोज जब खड़े होकर अपने तेवर की बात किया करते थे और उनको टोका टोकी की गई, फिर से सत्ता पक्ष के द्वारा भी और टोका गया, तो उन्होंने, दरोगा प्रसाद सरोज ने, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है क्रांतिकारी नारों से। ये तेवर देखे विपक्ष का है, और इस विपक्ष के तेवर को जनता ने मजबूती दी है। इसलिए जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के
अभिषेक बनर्जी ने नोटबंदी से लेकर तमाम आर्थिक नीतियों के फेल होने पर, तमाम आर्थिक नीतियों की कटौती पर सरकार की कड़ी आलोचना की। वहीं एक आदिवासी तबके से आने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के आदिवासी सांसद ने आदिवासी आदिवासी है, वो वनवासी नहीं है, उस डिबेट को खड़ा करके बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी कटघरे में खड़ा किया कि ये आरएसएस के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, जबकि आदिवासी की मूल पहचान आदिवासी होने की। एक दलित बेटी महाराष्ट्र की सांसद खड़ी होती है तो कहती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से मैं बोलना शुरू की, मैं यहां पहुंची। ये तेवर विपक्ष के नेताओं का देखने को मिल रहा है और इन सब ने पूरे देश के लोगों के बीच एक उम्मीद पैदा की कि विपक्ष अपने तेवर के साथ अब बोलेगा, विपक्ष अपने तेवर के साथ सवाल पूछेगा। जब नीरज मौर्य जो सपा के सांसद हैं आंवला से, वो सवाल करते हैं कि कैसे उनके इलाके में ट्रेन लाइन फर्रुखाबाद से बदायूं एटा होते हुए, उसका जवाब भी मंत्री नहीं दे पाए कायदे से। तो वहीं राजीव राय जैसे सांसद ने बाढ़ के सवाल को उठाया और यह भी कहा कि कैसे जिला प्रशासन सुनवाई नहीं करता और उस समय बैठक रख देता है जब सांसद यहां पर। और वहीं जब धर्मेंद्र यादव का नंबर आया तो 10 मिनट नहीं 15 मिनट तफसील से धर्मेंद्र यादव ने भाषण दिया और एक ऐसी आवाज जिसको पिछले 5 साल से लोग तलाश रहे थे, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लोगों को इंतजार था कि बीजेपी को बीजेपी की शैली में जवाब देने वाला, विचारधारा पे कमिटेड, एक समाजवादी तेवर वाला, जो एक बुलंद वक्ता, जन आंदोलनों का एक चेहरा 2014 से 2019 के बीच जब निहायत विपरीत परिस्थितियां थी, संख्या बेहद कम थी, 2 या 3 लोग आखिरी के समय तक आते आते बचे। उस समय जिस धर्मेंद्र यादव ने तेवर के साथ कभी रोस्टर आंदोलन, कभी विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों का मसला, कहीं एससी एसटी एट्रोसिटी का मसला, तो कहीं शिक्षा और बेरोजगार नौजवानों और युवाओं के मसले को उठाया था। इस बार जब पहली बार मौका मिला तो धर्मेंद्र यादव ने अपने भाषण से लोगों का दिल जीता। नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए उन्हें इंसाफ और इंसानियत की समाजवादी विरासत को, संघर्षों की विरासत को सौंपने वाला नेता बताया और कहा कि हम उस संघर्षों की विरासत को आगे बढ़ाएंगे जब तक उनका सपना पूरा न हो जाए। और विस्तार देखिए धर्मेंद्र यादव के भाषण का। धर्मेंद्र यादव के भाषण में बुनियादी जनता, जहां एक तरफ शिक्षा का बजट काटने की थी, तो दूसरी तरफ किसानों का जो एमएसपी से लेकर स्वामीनाथन आयोग और उनके बजट की कटौती का बुनियादी मुद्दा था। तो शिक्षा के बजट को 2013 से लेकर 2023-24 के आंकड़े धर्मेंद्र यादव ने सामने रखे, तो वहीं किसानों के बजट की कटौती को रखा। धर्मेंद्र यादव ने इस देश के सामने रखा कि कैसे पिछड़ों का 17% संपत्ति में भागीदारी घटकर 9% रह गई पिछले 10 साल में। प्रोफेसर नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है दलित पिछड़े। कैसे प्रोफेसरी में आरएसएस के लोगों को भर दिया गया और कैसे युवाओं की पेपर लीक के मुद्दे को दमदारी से उठाकर रखा, आंगनबाड़ी के मुद्दे को उठाकर रखा, शिक्षा मित्रों के सवालों पर बात की, ओल्ड पेंशन स्कीम पर बात की, अग्निवीर योजना से लेकर पैरामिलिट्री के सैनिकों को भी पेंशन मिले, इस पर बोला। जातिवार जनगणना की मांग की और ये पूछा देश से कि बताओ अरबपतियों में एक भी आदिवासी अरबपति क्यों नहीं है? बताओ 1% आबादी के पास 40% संपत्ति का कब्जा क्यों है और जाति जनगणना नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? बताओ बजट में उत्तर प्रदेश का नाम क्यों नहीं लिया? अयोध्या हार गए तो उत्तर प्रदेश से इतनी चिढ़ हो गई। बताओ कि पूरे नेपाल के तटवर्ती इलाकों में जितनी बाढ़ आई है उस पर रोकने के लिए, बाढ़ से समाज को, वहां के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बताओ सरकार के पास क्या योजना है?
धर्मेंद्र यादव को अगर आप सुनेंगे तो उनका वितान, उनका विस्तार आजमगढ़ के मुद्दे से लेकर जहां के वो सांसद है, वहां चाहे वो एक शहीद स्मारक बनाने का प्रस्ताव पेश किया हो कि जो सेना का जवान शहीद हो जाए उसका प्रावधान किया जाए कि उसके सम्मान में उसके इलाके में एक शहीद स्मारक भी बने, तो वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर जातिवार जनगणना, पेपर लीक, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, काला धन लाने का वादा, ऐसी मजम्मत की बीजेपी की कि बीजेपी के लोगों को लगा होगा कि जनता ने अब किसको चुनकर आजमगढ़ से भेज दिया। ये उसूलों और विचारों का, संघर्षों का और समाजवादी तेवर का एक परिचय धर्मेंद्र यादव ने दिया। और इस तरह विपक्ष की ताकत, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुने हुए सांसद हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों, चाहे वो लोग राज्यसभा में प्रोफेसर मनोज झा जैसे लोग हों या संजय सिंह जैसे लोग हों या समाजवादी पार्टी के सांसदों का तेवर हो, अब कितना दबा पाओगे? सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। धर्मेंद्र यादव ने कहा है चुप बैठो, बेईमान हो तो बेईमान को बेईमान कहा जाएगा। इस बात को समझिएगा। अलीगढ़ चुनाव अगर आपको याद हो तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों धर्मेंद्र यादव इतने नाराज होकर बोल रहे थे। लेकिन पिछले 10 साल बीजेपी के सांसदों को आदत लग गई थी कि विपक्ष की आवाज सुनना नहीं है, विपक्ष इतना कमजोर है और जो थोड़े से ताकतवर लोग बचे उन्हें बोलने नहीं देना। अब विपक्ष अपनी ताकत जनता से लेकर वापस संसद में बैठा है और जनता के मुद्दों को सदन में खड़े होकर के बोल रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे और यह किस रूप में बढ़ेगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।